आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये राजनीति है जो महाराष्ट्र की किस ओर मोड़ करेगी, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? देखिए, यही है कि अभी बड़ी परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है। महायुति ने लगता है हार मान ली। अभी देखिए नाइट मीटिंग्स होती है, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जरूर ले चलूंगा क्योंकि ये सबका महाराष्ट्र से संबंध है कि जब शिंदे अलग हुए थे उद्धव ठाकरे से, तो उनकी पत्नी ने बाद में बोला वो चश्मा पहन के जाते थे और एक टी शर्ट ऐसी बड़ी एडवांस सी यूकों वाली, वो उनकी पत्नी ने बोला, और रात में कॉलर वालर खड़ा करके निकल जाते थे और जाकर वो एक नाथ शिंदे से बैठक करते थे। उन लोग की गुप्त बैठकें चल रही थी उद्धव ठाकरे की सरकार की नाइट। तो महाराष्ट्र में यूं भी नाइट लाइफ होती है, नाइट लाइफ होती है और बड़ी, यहाँ पर पूरे आदित्य ठाकरे ने जारी भी किया है कि यहाँ पूरी रात जो है खुला रहेगा बंबई, और पूरी रात लगभग खुले रहता है। तो ऐसे में नाइट बैठकों में एक नाथ शिंदे निकले थे, वो कार से सूरत गए थे, सूरत से जाके गुवाहाटी गए थे और पूरी सरकार समाप्त हो गई थी, गिर गई थी उद्धव ठाकरे की। ये नाइट बैठक का कमाल है। लेकिन आजकल जो नाइट बैठकें हो रही हैं वो हो रही हैं एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच। तो ये एक खतरा है इनके लिए, देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस को लगता है चुप रहने का बोला गया। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस को जहां सीटें बांटनी थी वहां पर अजीत पवार और एक नाथ शिंदे चर्चा कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे ने अभी कल चर्चा किया कि हम बंबई, पुणे, नासिक, पश्चिमी महाराष्ट्र के तमाम स्थानों पर सीटें तय कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो फर्स्ट नंबर है, उसका जो फर्स्ट नंबर लीडर है उसको देखिए, मैं दोहराता हुआ जा रहा हूं कि नितिन गडकरी फर्स्ट नंबर के लीडर हैं महाराष्ट्र के, उनको तो आपने एकदम किनारे कर दिया। दूसरे नंबर के हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी आपने किनारे कर दिया। अब आप किसको लाना चाहते हैं? अमित शाह, इनकी मंशा क्या है? तो ये चुनाव, मुझे जो दिखता है, एडीआर का भी सर्वे आया है, तमाम सर्वे अभी तक यही बोल रहे हैं, और हम लोग भी जनता के बीच में ही रहते हैं, लोगों के मध्य रहते हैं, और हमें ये बहुत अच्छी तरीके से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है, उन्होंने कहा अरे यार छोड़िए अभिलाष जी, एक प्रांत चला जाएगा तो क्या हुआ, मोदी तो बन गया वहां। तो यानी हमने कहा तुम एक्सेप्ट कर रहे हो अभी से कि तुम्हारी सरकार जा रही है? करें हाँ, वो तो दिख रहा है, हम लोगों को भी दिख रहा है। तो ये यहाँ चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। एक चीज और है, विज्ञापन का भी मूड बदला हुआ है। अखबारों में, टीवी में, यहाँ पर बस स्टॉप बहुत सक्रिय है, उनके ऊपर जो बैनर लगते हैं उन सब में कई गड़बड़ियां होती हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस का फोटो हट जाता है, कभी अजीत पवार का हट जाता है, कभी एक नाथ शिंदे का। अलग अलग मंत्रालय अलग अलग खिचड़ी पका रहा है। ये सूचना हमें आपके पाठकों को, आपके श्रोताओं को देना जरूरी थी। तो अभी ऊंट किधर बैठेगा करवट, ये हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उसने 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया है। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, जबकि शिवसेना ने 107 सीटों पर अपना दावा किया है। अब यह स्थिति महायुति के भीतर खींचतान का कारण बन रही है, क्योंकि सीट बंटवारे के सवाल पर सहयोगी दलों के बीच असहमति देखने को मिल रही है। अगर बीजेपी अधिक सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री पद का बीजेपी का दावा मजबूत हो जाएगा, जिससे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी एनडीए के साथ महायुति की टक्कर तय मानी जा रही है और दोनों की गठबंधन अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार, राजनीति विश्लेषक अभिलाष अवस्थी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
सर, मेरा जो आज का पहला सवाल है, ये मुद्दा काफी गंभीर है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच किस तरह की खींचतान हो रही है और इससे महायुति के भीतर सहयोगी दलों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, ये बड़ा नाटक महायुति में चल रहा है, राजनीतिक नाटक चल रहा है। और इसमें देखिए क्या है, इसको हम आप गहरे से देखें तो ये दो मुख्यमंत्री जो हैं, महायुति की बात करें, एक मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे वर्तमान है, दूसरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिछली बार थे। अब तीसरे मुख्यमंत्री जो अजीत पवार भावी मुख्यमंत्री, वो ये कह के शामिल हुए थे महायुति में, अजीत अपने शरद पवार जी का साथ छोड़कर तब शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था अरे मुख्यमंत्री बनना है, मैं यहाँ बनूं या वहां बनूं, और ये कह के वो आ गए थे। तो वस्तुतः ये तीन पार्टियां और तीन मुख्यमंत्रियों के होने की लड़ाई है, और इसमें बड़े उठा पटक आते जा, मतलब परिस्थितियां अचानक से बहुत बदलती चली जा रही हैं। अभी तक क्या था, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर, बल्कि एकनाथ शिंदे को ये अजीत पवार तो भाते ही नहीं थे। एकनाथ शिंदे के दो मंत्री तानाजी सावंत और गुलाब राव पाटिल, इन लोगों ने तो साफ बोल दिया था कि इनके मंत्री और इनके विभाग को भी नालायक सिद्ध कर दिया था। तो ऐसे में अमित शाह आए। अमित शाह कहने को तो आए थे कि लाल बाग के राजा, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके दर्शन करने आए, लेकिन वो आके यहाँ डांट पीट करने आए और वो आके और आग लगा कर चले गए। देखिए रोमा जी, हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हमें पार्श्व में हमें पूरा भारत की हल्की सी राजनीति देखनी पड़ेगी। क्या हुआ कि वसुंधरा राजे को अमित शाह ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि मोदी के बाद सेकंड नंबर पर केवल मैं और मैं ही रहूं। तो वसुंधरा राजे को भगाया, उधर से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को भगाया और मोहन यादव को लाए, इधर शर्मा जी को लाए, और उसके अलावा भी उन्होंने परिवर्तन किए, साव को किया उधर पर छत्तीसगढ़ में। तो लगातार मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलने के पीछे सिर्फ उनका, अमित शाह का इरादा यह है कि मोदी जी के बाद सेकंड नंबर मैं ही रहूं, और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को पिछली बार 100 से अधिक सीटें थी, सबसे ज्यादा सीटें थी, शिंदे के पास तो 38 ही थी। उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनवाया क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, वो पुराने लोगों को हटाना चाहते हैं। योगी के पीछे पड़े थे, अगर इनको 272 मिल जाते, पूर्ण बहुमत मिल जाता, तो अब तक योगी जी अपने मठ में पहुंच चुके होते। लेकिन योगी जी की खैर वो आंतरिक राजनीति अलग है। तो अब देवेंद्र फडणवीस को फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते हैं अमित शाह, और वो आए और उन्होंने आके सबको डांटा पीटा। अब डांटने का उनका स्टाइल अलग होता है जी। मैं आपको अंदर की बात अपने दर्शकों को बताऊं, अमित शाह ये लोग कोई बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा तो है नहीं, ये आकर सीधे जो है आके बोलते हैं, फडणवीस साहब आपने हमारी 2 दर्जन से अधिक लोकसभा की सीटें थी, और आपके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा तो केवल 9 सीटें रह गई। आपका नेतृत्व है कहाँ? उन्होंने फडणवीस को डोमिनेट कर दिया, वो बेचारे चुप बैठ गए। दूसरा, एकनाथ शिंदे को कैसे डोमिनेट किया? अरे यार, हमारे पास सीटें ज्यादा थी, 100 से ऊपर से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बाद भी मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके पास तो 38 सीटें थी, तो आपको इस बात का मानना चाहिए एहसान, इसलिए हम जो निर्णय लें वो आपको मानना पड़ेगा। तो हो गया। अजीत पवार को भी समझाया गया। अब क्या समझाया अजीत पवार को? समझाने का तो एक ही है कि आपकी हालत देखिए, आपकी पत्नी तक हार गई, और दूसरा आपके सारे मुकदमे और ये सब हमने खत्म किए। तो एक काम जो किया है, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, जो अमित शाह करके गए हैं, वो ये काम करके गए हैं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत, देखिए ये बड़ा, इस पे हम आप भी ध्यान रखें,
क्योंकि अभी हम लोग को महीने 1.5 महीने इस राजनीति को और गौर से देखना है। जी एक नाथ शिंदे और अजीत पवार को जो डिफरेंसेस थे वो एक कर गए दोनों, और देवेंद्र फडणवीस को एकदम किनारे चल गए। तो अब देवेंद्र फडणवीस बेचारे किनारे हो गए और वो पार्श्व में बैठकर अपना जो है बातें कर रहे हैं, है ना। वो क्या 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 कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि अजीत पवार ये अभी अभी आपको बोले कि मैं थोड़ा सा एक बैठकों की बात बता दूं कि अभी कल परसों बैठक हुई है। पहले क्या होता था कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में होता था। देवेंद्र फडणवीस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक नाथ शिंदे का माइक खींच के अपने पास रख लेते थे। अभी क्या हुआ है कि ये देवेंद्र फडणवीस को मीटिंगों से बाहर कर दिया गया। अभी जो मीटिंग हुई वर्षा का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर हाउस, तो यहाँ पर वर्षा में जो बैठक हुई कल, उसमें सब थे। देखिए बड़ी ताजुब की बात है, उसमें कौन कौन थे? अजीत पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे, दादा भूसे मंत्री थे, मंत्री उदय सामंत थे, ये सब थे, और एक नाथ शिंदे थे और अजीत पवार थे, मगर फडणवीस साहब नहीं। क्यों फडणवीस का? एक तो उनको मॉरली डोमिनेट करके गए हैं अमित शाह, ये आपने हरवा दिया। 23-24 हमारे सांसद थे, आप 9 पे लेके आए, आपका नेतृत्व क्या है? अब वो देवेंद्र फडणवीस दूरी बना रहे हैं उनसे, इन दोनों से, अजीत पवार। तो अभी अमित शाह की एक बैलेंसिंग पावर क्रिएट करना चाहते हैं कि एक नाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर एक बैलेंसिंग पावर लाए, और बार बार वो एक नाथ शिंदे को हवा दे रहे हैं कि, और एक नाथ शिंदे भी चाहेंगे ना कि मुख्यमंत्री मैं हूं, मेरे नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा या मेरे मुख्यमंत्री काल में चुनाव लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री अगर जीत के आते हैं तो मुझे ही बनना चाहिए। तो ये झंझट पड़ा हुआ है, और इसी चक्कर में जो इनकी बैठकें हो रही हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस किनारे किनारे हैं। अब देखिए, अब तो जो भी सीटों का बंटवारा होगा वो तो अमित शाह 1008 अमित शाह उन्हीं के हाथ में, वही करेंगे। रोमा जी, सर अगर बीजेपी अधिक सीटें जीतती है तो क्या ये संभावना है कि मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा मजबूत हो जाएगा? इससे वर्तमान मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इस समय खुद भारतीय जनता पार्टी की तो सीटें इसी समय ज्यादा हैं, 105 से हैं, 105 सीटें भाजपा की हैं और 38 सीटें एक नाथ शिंदे की हैं। एक नाथ शिंदे की तो 1/3 मान के चलिए। तो ऐसे में भी एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो अगर महाराष्ट्र या किसी भी प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर अगर बहुमत से चीजें देखी जाएं, प्रजातांत्रिक आधारों पर सरकारें बने तो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो अमित शाह के कहने पर और मोदी के मन पर सरकार बनती है। तो अगर एक चीज है, अभी जो हम आप बात कर रहे थे, एक चीज में क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बोलेंगे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस, थोड़ा मैं आपके श्रोताओं के लिए, अपने श्रोताओं के लिए बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ये खाली मुख्यमंत्री ही नहीं थे, ये नागपुर में रहते भी हैं। तो जैसे आप सब लोग निकल के गए, दोस्तों के साथ चले गए, वो जाके कनॉट प्लेस में कॉफी पीने लगे, या मैं यहाँ निकल के जाऊं मरीन लाइन्स में कॉफी पीने लगूं। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के लिए आरएसएस का दफ्तर वैसे ही है। नितिन गडकरी अपने स्कूटर से जाते रहे, और देवेंद्र फडणवीस बचपन से कम उम्र से इनकी माँ पॉलिटिक्स में थी, तो और एमएलए भी रही हैं, शायद एमएलए या पार्षद जो भी, तो उनकी माँ पॉलिटिक्स में थी, तो वो अपना स्कूटर उठा के आरएसएस के उसमें जाते। तो ये आप क्या मान लीजिए कि अब आरएसएस के हाथ में रहेगा देवेंद्र फडणवीस को बनाना। अमित शाह ने तो पल्ला हटा दिया, उनको किनारे कर दिया। अब अगर अजीत पवार और एक नाथ शिंदे, कल्पना है ये, क्योंकि कल ही सर्वे आया है, कल सर्वे में 122 से ऊपर इनकी पूरी महायुति नहीं जा रही है, 288 में 122, और ये सर्वे उन्हीं का है, महायुति के ही लोगों का है। तो ऐसे में जो आपने पूछा कि
एक नाथ शिंदे की कुर्सी, देखिए कुर्सी तो अब मैं बोल दूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं कोई सर्वे तो करता नहीं हूँ, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें और आपको अनुमान लगाने का हक है। तो आपने अभी अपने प्रश्न के आखिर में जो बोला था कि महाविकास अघाड़ी की बढ़त दिखाई पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़त दिखाई पड़ रही है। कैसी बढ़त दिखाई पड़ रही? मैं एक खबर आपको बता, शरद पवार को नरेंद्र मोदी ने जेट प्लस सुरक्षा ऑफर की जी। तो शरद पवार ने बिल्कुल शक प्रकट किया कि भाई, क्योंकि अभी ये उन्होंने पता चल गया कि महाविकास अघाड़ी जीत रही है, तो शरद पवार उसके कर्ता धर्ता भीष पितामह, तो उनसे कहा गया आप जेट प्लस सुरक्षा ले लीजिए। तो शरद पवार ने साफ बोला कि क्या भाई, इससे पहले तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की, अब जेट प्लस सुरक्षा क्यों ऑफर किया है मुझे? अप्रत्यक्ष रूप से, ये उनके वाक्य बोल रहा हूँ सर, अप्रत्यक्ष रूप से क्या जासूसी किए जाना है ये, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि हम किसके साथ वो करते हैं, पैक्ट करते हैं, किससे चुनावी गठबंधन करते हैं, इन सब पर नजर रखने के लिए क्या क्योंकि शरद पवार ही सरकार बनाएंगे, शरद पवार को सीटें कम ज्यादा है क्या, पिछली सरकार भी शरद पवार नहीं बनाई, और सोनिया गांधी के पास दौड़े थे, उद्धव के पास दौड़े थे, इस उम्र में दौड़े, और ये सरकार भी शरद पवार के ही नेतृत्व में गठित होगी, है ना। लेकिन ऐसे में शरद पवार को जेट प्लस सुरक्षा से शरद पवार ने मना कर दिया। लेकिन कल अभी देखिए, ये मैथमेटिक्स है, प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो शरद पवार के दोस्त हैं और अडानी भी शरद पवार के दोस्त हैं। अब प्रफुल्ल पटेल अडानी के, अभी मैं चमचा शब्द बोलूं या क्या बोलूं, अब अडानी को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, अडानी को ये पता है, देखिए मैडम, अडानी को ये पता है अगर सरकार बदल गई तो धरावी प्रोजेक्ट जाएगा और बहुत प्रोजेक्ट जाएंगे। ऐसे में उन्होंने आकर क्या शरद पवार को पटाया। तो कल यहाँ पर आपका उत्तर खत्म करता हूं कि कल शरद पवार ने 3 शर्तें लगाकर मोदी जी के पास चिट्ठी भेजी है। आप समझ लीजिए वो प्यारी प्यारी शर्तें क्या हैं। पहली शर्त है कि आप जो केंद्रीय सुरक्षा, जो आप बल हमारे पास लगाएंगे, उससे पहले राज्य के सुरक्षा कर्मी मेरे साथ रहेंगे, ये शरद पवार ने पहली शर्त रखी। यही इसका चुनाव से संबंध है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने बोला केंद्र के सुरक्षा कर्मी, आप जो जेट प्लस सुरक्षा दे रहे हैं उसका कोई भी सुरक्षा कर्मी मेरे कार्यालय में नहीं घुसेगा और मेरे आवास के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। मैंने कई जेट प्लस सुरक्षा, और आखिरी कि केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को हमारे निजी वाहन में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो ये सारी चीजें चुनाव को देखते हुए चल रही हैं और वो एक तरफ महायुति को, महाविकास अघाड़ी को कमजोर करना चाहते हैं, मगर महायुति में, एनडीए में खुद गठबंधन का नाटक चल रहा है। अब देखिए क्यों किस करवट बैठता है। रोमा जी, हाँ, अब इसका कोई भी अंतिम निर्णय या नतीजा तभी आएगा जब दोनों पार्टियां मिलकर कोई ना कोई डिसीजन लेगी, तभी इसका रिजल्ट सामने आ पाएगा। तो आज की चर्चा को यही समाप्त कर दिया जाता है और अगली चर्चा में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आपसे चीजें हम जानते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ जी, और उससे हो जाएगा, आधे मिनट की है, कि इनकी कुछ सहयोगी पार्टियां, ये जो एक नाथ शिंदे की सरकार है ना रोमा जी, इसमें बच्चू कडू है। बच्चू कडू ने वो पवार के साथ घूम रहे हैं, नवनीत राणा के खिलाफ मंत्री भी, उनको मंत्री पद नहीं दिया, तो बच्चू कडू अपनी पार्टी के साथ वो किनारे हो गए हैं और वो महाविकास अघाड़ी में जा रहे हैं। दूसरे राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं महादेव जानकर, वो भी पिछली बार इनके पार्टी में थे, एनडीए में, वो भी अब अलग जा रहे हैं। और एक ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप बेटी हैं, कि गढ़चिरौली में अजीत पवार गुट के एक मंत्री हैं धर्मराव बाबा अत्राम, मंत्री है, मिनिस्टर हैं अजीत पवार की एनसीपी के। अब उनकी पुत्री भाग्यश्री वो सीधे शरद पवार के पास गई और जाके शरद पवार के गुट में शामिल हो गई। आपको ये सूचना मिल गई होगी, लेकिन उनका आज का वक्तव्य बड़ा अजीब सा है, मुझे लगा, मैं भी बेटी वाला हूँ। वो उन्होंने बोला, भाग्यश्री नाम है, उन्होंने बोला कि अपने पिता के लिए बोला, जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन पॉलिटिकल है बात। कहने बाबा अगर बाघ हैं
अपने पिता, उनका नाम है धर्मराव बाबा अतराम। उन्होंने बोला उनकी बेटी भाग्यश्री ने कि बाबा अगर बाघ है तो मैं बाघिन हूं, बाघिन ज्यादा घातक होती है जी। और अगर किसी ने मेरे कार्यकर्ताओं को छुआ तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हम लोग और हफ्ते भर बाद इस पर फिर हम बात करेंगे। हम आपके साथ लगातार चर्चा चलती रहेगी हमारी इस मुद्दों पर। फिलहाल अभी के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।